अरे भाभी, क्यों मुंह बनाए बैठी हो? जब बहू पसंद नहीं थी तो क्यों अपने लड़के की शादी करवाई तुमने? मैंने तो पहले ही कहा था, कहाँ हमारा रोहित और कहाँ ये कलमुई रागिनी। रागिनी मेरी पसंद नहीं बल्कि तुम्हारे भैया की पसंद थी, इसीलिए रोहित और रागिनी की शादी हुई है, वरना मैं तो इस काली कलूटी को कभी अपने घर की बहू न बनाती। एक तो इसके बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं, ऊपर से दी तो क्या काली सी बेटी। अरे शक्ल सूरत भी सुंदर होती तो लोगों के मुंह पर मैं ये कह सकती थी कि मेरा बेटा गोरी बहू लाया, लेकिन ये तो कल्लो आ गई। अब ये तो आपकी किस्मत है भाभी, अब झेलिए अपनी काली बहू को। इतना कहकर सुमित्रा की ननद वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा न सिर्फ दहेज की लालची बल्कि वो गोरे काले में भेदभाव भी बहुत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? नहीं माँ जी, खाना तो कब का बनकर तैयार है, अगर आप कहें तो आपके लिए लगा दूं? नहीं, उस खाने को ले जा और कूड़ेदान में फेंका। अरे अब खाना जब अभी बनाया तो खाना खाने के लिए बनाया होगा ना। सास की कड़वी बातें सुनकर रागिनी को बहुत दुख होता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रागिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब इस बारे में सुमित्रा को पता चलता है तो वो आए दिन रागिनी को ताने देते हुए कहती है, देख रागिनी, तेरे बाप ने तुझे दहेज में कुछ दिया नहीं, और ना जाने इनके भी दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा काट गया था जो वो तुझे इस घर की बहू बनाकर आ गए। ना तो तेरी शक्ल सूरत है और ना ही तेरे बाप ने दहेज दिया। अब तू पेट से है, इसलिए मैं तुझसे ये उम्मीद करूंगी कि तू इस घर को एक वारिस दे। बाकी तू खुद समझदार है कि मैं क्या कह रही हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब रागिनी के पेट में लड़का था या लड़की ये तो सिर्फ भगवान को पता था। बस इसी चिंता में रागिनी रहती कि अगर उसे लड़की हो गई तो उसकी सास उसकी क्या दुर्दशा करेगी। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ वही होता है जिसका डर रागिनी को था। रागिनी एक बेटी को जन्म देती है, और जब इस बारे में सुमित्रा को पता चलता है तो वो ड्रामा करने लगती है। एक कम थी जो दूसरा बोझ तूने इसे पैदा करके बढ़ा दिया। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। एक तो तू काली, ऊपर से दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई। जितना लाई नहीं उससे कई गुना अब हमें इसके दहेज में देना पड़ेगा। हे भगवान, पता नहीं आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। सुमित्रा गुस्सा करके चली जाती है, पर रागिनी अपनी सास की बातों पर गौर न कर अपनी बेटी पर ध्यान देती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं। तुम दोनों माँ बेटी ने कसम खा रखी है मुझे बर्बाद करने की, जो इतने महंगे ग्लास का सेट तोड़ दिया तूने। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? कि बच्ची है, गलती हो गई इससे। ऐसा न कहूँ तो कैसा कहूँ? तेरी बेटी जब से इस घर में पैदा हुई है तब से मेरा नुकसान ही हो रहा है। अब ये इस घर में नहीं रहेगी। इतना बोलकर सुमित्रा रागिनी की बेटी कविता का हाथ पकड़ उसे घर से निकालने लगती है, पर तभी रागिनी अपनी सास को रोक लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये आपकी पोती है और मेरी बेटी। ये मेरी पोती नहीं, और अगर ये तेरी बेटी है तो तू भी अब इस घर से निकल जा। इतना बोलकर सुमित्रा रागिनी और कविता दोनों को ही घर से धक्के मारकर निकाल देती है। रागिनी बेचारी अपनी 6 साल की बेटी कविता के साथ रोड पर इधर उधर भटक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी 6 साल की बच्ची की परवरिश कैसे करे। अब रागिनी ने सोचा कि कविता के पास उसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी, और अगले ही दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं। जिसके बाद रागिनी एक सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके घर अगर मेरे लायक कोई काम है तो कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं, हम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ सेठानी आई और रागिनी को देख उसने सेठ से कहा, देखिए जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे किसी नौकरानी की जरूरत है जो मेरा ख्याल रख सके। सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और फिर वो रागिनी से कहते हैं, देखो रागिनी, झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे घर में पहले से नौकरानी है, लेकिन खाना बनाने और मेरी पत्नी का ख्याल रखने वाली कोई नहीं, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में अक्सर देर रात तक बाहर रहता हूँ। इसलिए तुम्हें रात के 9 या 10 बजे तक अपनी सेठानी के साथ रहना होगा, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इतना लंबा समय सुनकर रागिनी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन वो काम के लिए मान जाती है, क्योंकि 6 साल की बेटी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर समय से भी ज्यादा थी। समय गुजरता है और एक दिन रागिनी की सेठानी ने रागिनी से कहा, रागिनी, आज मेरा कुछ अच्छा और चटपटा खाने का मन है, क्यों ना तुम सोया चाप और रोटी बना लो। तुम्हें पता है सोया चाप मुझे बहुत पसंद है। ठीक है सेठानी जी, आप मुझे 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए, मैं सोया चाप और रोटी अभी बना कर लाई। रागिनी किचन में गई और उसने सोया चाप और रोटी बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो सोया चाप और रोटी बनाकर तैयार कर देती है। देखते ही देखते 9 बज जाते हैं, और जब सेठ आता है तो रागिनी अपने घर चली जाती है। तो वही सेठ और सेठानी जब सोया चाप रोटी खाते हैं। वाह,
रागिनी ने तो सच में सोया चाप और रोटी बहुत लजीज बनाए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब रागिनी के हाथ में इतना हुनर है तो वो इस तरह नौकरों का काम क्यों कर रही है। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। जब रागिनी कल आएगी तो मैं उसे खुद का व्यवसाय करने की सलाह दूंगी। अब अगले दिन रागिनी जब अपनी सेठानी के घर आती है तो सेठानी उसे खुद का व्यवसाय शुरू करने को कहती है, लेकिन रागिनी ये कहकर मना कर देती है कि उसके पास पैसे नहीं, जिस पर सेठ और सेठानी उसे कुछ पैसे देते हैं और उसका खुद का बिजनेस शुरू करवाते हैं। धीरे धीरे कर रागिनी अपनी ऊंचाइयों को छूने लगती है। ऐसे ही एक दिन, रागिनी बहन, सच में तुम यहाँ सोया चाप और रोटी बहुत अच्छी बनाती हो। तुम्हें पता है, अब तो तुम गरीब सोया चाप और रोटी वाली के नाम से भी फेमस हो रही हो। अब तो दूसरे गांव में भी तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तुम अपने इस ठेले को ढाबे में बदल लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अब तो मेरी कमाई भी अच्छी हो रही है, पर इस ठेले को ढाबे में बदलने से पहले मुझे किसी का एहसान चुकाना है। इतना बोलकर रागिनी शाम को अपने हाथों में कुछ पैसे लिए सेठ और सेठानी के पास जाती है और ब्याज समेत उन्हें पैसे देकर उनका शुक्रिया अदा करती है। रागिनी की कामयाबी देख सेठ और सेठानी को बहुत अच्छा लगता है और जहाँ सेठानी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है तो वहीं अब हर तरफ रागिनी गरीब सोया चाप और रोटी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। देखते ही देखते रागिनी उन ऊंचाइयों को छू लेती है जहाँ आना हर किसी के बस की बात